नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 12 बायोलॉजी की तीसरी यूनिट का पहला चैप्टर शुरू करेंगे और ये चैप्टर आपका काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। जितने भी अपने 12th में बायोलॉजी में जितने भी अपने चैप्टर्स हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर्स में से एक यदि चुनना को मुझे कोई कहे तो मैं इसी चैप्टर को चुनूँगा, प्रकाश संश्लेषण। इसका शुरुआती हम लोग परिचय आज पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है और इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का विस्तार से जो वर्णन विभिन्न वैज्ञानिकों ने किया उसका संक्षिप्त इतिहास भी हम लोग पढ़ेंगे। आप सभी को पता है कि जितने भी जीवधारी है संसार में वो उनको हम पोषण के दृष्टि से दो भागों में बांट सकते हैं, स्वपोषी व परपोषी, ऑटोट्रोप्स और हिट्रोट्रोप्स। ठीक है। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से दो प्रकार के जीव आते हैं। एक होगा प्रकाश संश्लेषी जीव जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना कार्बनिक खाद्य भोजन बनाते हैं वो, और दूसरे आते हैं रसायन संश्लेषी। रसायन संश्लेषी वाले जीवों के बारे में हम लोग जब नाइट्रोजन चक्र वाला अध्याय पढ़ेंगे उसके अंतर्गत आएगा। ठीक है। मुख्य रूप से यहाँ पे इस प्रकाश संश्लेषी पर अपने को चलना है, प्रकाश संश्लेषण पर। ठीक है। प्रकाश संश्लेषी जीव न केवल अपने लिए भोजन बनाते हैं, अपने लिए कार्बनिक खाद्य पदार्थ बनाते हैं, वरन संसार के समस्त परपोषियों के लिए भी उस भोजन की पूर्ति इन्हीं के द्वारा होती है, इन्हीं के द्वारा होती है। और जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया है संसार में, आप लोग केमिस्ट्री में फिजिक्स में पढ़ते हैं कि वो ऊर्जा रूपांतरण के प्रकार हैं। एक प्रकार की ऊर्जा दूसरी प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो इस प्रकाश संश्लेषण में जो हरे पादप हैं वो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की यह एकमात्र क्रिया है। संसार में ऐसी कोई अन्य क्रिया नहीं है जो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे, और समस्त जीवधारी इसी पर आश्रित है। सबको भोजन के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है। इसलिए कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं जंतुओं के लिए कि ऑल फ्लैश इज़ ग्रास, कि जितना भी मांस है वो घास है, जितना भी मांस है वो सब का सब घास है। क्योंकि जो घास यानी जो पादप है उनको ही भोजन के रूप में जंतु प्रयुक्त करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से जो शाकाहारी है वो तो सीधे ही पेड़ पौधों पर निर्भर हो गए, और जो मांसाहारी जंतु हैं, मांसाहारी जीवधारी हैं, वो इनडायरेक्टली या परोक्ष रूप से उन पर निर्भर है। तो ये प्रकृति में एक अनोखी क्रिया है जो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, और छोटी क्लासों से आप लोग थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ते आए हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया आप लोग ये 10वीं क्लास में भी आपने देखा है, और ये मैं बता दूं कि ये जो टॉपिक हम लोग आज पढ़ रहे हैं ये 11th की बायोलॉजी में भी है। 11th में NCERT का पाठ्यक्रम चालू हुआ है, उसकी 4th यूनिट में ये चैप्टर है। ठीक है। और राजस्थान बोर्ड की 3rd यूनिट में ये चैप्टर है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु और 12 जल के अणु सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित युक्त कोशिकाओं द्वारा कार्बनिक खाद्य के रूप में परिवर्तन करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो परिभाषाई रूप में हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से पर्णहरित युक्त पादप कोशिका, अंग्रेजी में क्लोरोफिल, हिंदी में पर्णहरित युक्त कोशिकाओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बनिक खाद्य में परिवर्तित करना, ये प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पे हमने 12 H2O लिखा है और इधर 6 H2O वापस बन गए, है ना।
तो पुराने ज़माने में इस रिएक्शन को ऐसे लिखते थे, यहाँ पे 6H2O लिखते थे और इधर H2O का उल्लेख नहीं करते थे, H2O का उल्लेख नहीं किया जाता था। बात एक ही है कि 6 दोनों तरफ समीकरण में वैसे देखें तो इधर 6 अणु है, उधर 12 अणु है, तो मूलतः तो 6 अणु ही हुए। ऐसा लिखने का कारण ये हुआ कि बाद में वैज्ञानिकों को पता चला कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन निकलती है वो CO2 से न निकल कर H2O से निकलती है, इसलिए इसको ऐसे विभाजित करके दिखाया। इस H2O को विभाजित किया, H2O से ऑक्सीजन की उत्पत्ति हुई है, विमुक्ति हुई है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से निकली है। पहले मानते थे कि कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकला है, बाद में खोज हुई कि ऑक्सीजन का स्रोत जल है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए इसे लिखते हैं। अब ये पर्णहरित युक्त कोशिकाएं कौन कौन से जीवों में मिलेंगी? तो पादप, समस्त पादपों, पादप के जितने भी हरे भाग है उसमें पर्णहरित अवश्य होगा। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जिनमें पर्णहरित मिलते हैं। सबसे प्रसिद्ध इसमें जो बैक्टीरिया है उसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया कहेंगे। साइनोबैक्टीरिया का पुराना नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। प्रकृति के सबसे पुराने प्रकाश संश्लेषी जीव नील हरित शैवाल। इसके अलावा पर्पल बैक्टीरिया है, कुछ सल्फर बैक्टीरिया है, उनके द्वारा भी प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, उनमें भी पर्णहरित मिलता है, हालांकि वो थोड़ा भिन्न प्रकार का पर्णहरित होता है। ठीक है, प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव इस धरती के, इस सृष्टि का ब्लू ग्रीन एल्गी। आजकल इनको हम लोग सिर्फ साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब मूलतः ये जो क्रिया है प्रकाश संश्लेषण की, वो मूलतः एक ऑक्सीकरण अपचयन की क्रिया है। ऑक्सीकरण अपचयन की प्रक्रिया है। तो एक बार इसको मैं मिटाकर वापस आपको दिखाता हूँ। रिडॉक्स अभिक्रिया ये। अब इसमें किसका रिडक्शन होता है, किसका ऑक्सीडेशन होता है, वो हम लोग देखते हैं। इस क्रिया में जल का होता है ऑक्सीकरण, जल का ऑक्सीकरण होता है जिससे ऑक्सीजन की विमुक्ति होती है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। ये जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन कर देगा और ये ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त हो जाएगी। ठीक है, तो जल का हुआ ऑक्सीकरण और कार्बन डाइऑक्साइड का हुआ अपचयन, किसमें? ग्लूकोज में। तो ये अपने ध्यान रखना है, ऑक्सीकरण अपचयन की क्रिया, रिडक्शन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीडेशन या अपचयन हो रहा है जल का। ठीक है, लिखने में बहुत सरल है लेकिन काफ़ी लंबी जटिल प्रक्रिया है। अब इसके शुरुआती कॉन्सेप्ट्स की तो ये बात हो गई कि अभिक्रिया कैसी है। दो सबसे बड़े फायदे हैं इसमें, संसार के सभी जीवों के लिए ये भोजन है, सबके लिए ये कार्बनिक खाद्य भोजन है, और दूसरा ये ऑक्सीजन भी मिल रही है हमें इसी कारण से। तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण ये प्रक्रिया भी। अब इस पूरी प्रकाश संश्लेषण की खोज कैसे हुई, किस प्रकार इसके विभिन्न वैज्ञानिकों का योगदान हुआ, उसका संक्षिप्त परिचय हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसके इतिहास पर चलते हैं। इतिहास में सबसे पहले मैंने नाम यहाँ पे जोसेफ प्रिस्टले का लिया है, उससे पहले एक और वैज्ञानिक का हम लोग नाम लेंगे जिसका नाम है स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स को फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी भी कहते हैं, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, पादपकारिकी का जनक। प्रकाश संश्लेषण के बारे में सबसे पहले कोई लिखित प्रमाण जिस वैज्ञानिक का मिलता है वो स्टीफन हेल्स का है। अब जोसेफ प्रिस्टले पर चलते हैं। प्रिस्टले आपने केमिस्ट्री में भी सुना होगा इसका नाम। ऑक्सीजन की खोज का श्रेय प्रिस्टले को जाता है। इसने अपना प्रयोग किया कि उसने एक बेल जार में जलती हुई मोमबत्ती और एक चूहे को रखा उसमें,
कुछ समय बाद मोमबत्ती बुझ जाती है और चूहे की मृत्यु हो जाती है, क्यों बाहर से कोई ऑक्सीजन अंदर आ नहीं पाई, इसलिए ये प्रक्रिया हुई। इसको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संदर्भ में न कह के जोसेफ प्रिस्टले ने कहा कि एक बंद आवरण में मोमबत्ती और चूहे द्वारा वायु को अशुद्ध कर दी जाती है, वायु जो है उसको अशुद्ध कर दिया जाता है, जिसके कारण से चूहे की मृत्यु हो गई और मोमबत्ती बुझ गई। फिर उसने क्या किया कि फिर से मोमबत्ती को जलाया, एक नए चूहे को अंदर रखा और उसके अंदर पुदीने के पौधे को उसने रखा। उसने पुदीने के पौधे को, छोटे से पौधे को उसके अंदर रखा। अब ना तो मोमबत्ती बुझती है और ना ही चूहे की मृत्यु होती है। इसको उसने ये स्पष्ट किया कि मोमबत्ती और चूहे द्वारा अशुद्ध की गई वायु को पुदीने के पौधा जो है वो शुद्ध कर देता है, पुदीने का पौधा उसको शुद्ध कर देता है। ये इस प्रकार से उसने स्पष्टीकरण कहा। उसने ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इस बारे में कुछ नहीं कहा। हालांकि बाद में ऑक्सीजन की खोज ही स्वयं प्रिस्टले को श्रेय जाता है इसका। सेम ऐसा ही प्रयोग, इसी प्रयोग को आगे दोहराया जैन इंजेनहाउस ने, और इसको जैन इंजेनहाउस को बहुत सारी किताबों में श्रेय दिया जाता है प्रकाश संश्लेषण के खोजकर्ता के रूप में। प्रकाश संश्लेषण के खोजकर्ता के रूप में भी इसका नाम आता है। इसने प्रिस्टले के प्रयोग को ही आगे बढ़ाया, वही प्रयोग है वैसे ही। लेकिन अब इस प्रयोग को उसने 2 बार दोहराया, एक बार अंधेरे में, एक बार प्रकाश की उपस्थिति में। जब प्रकाश की उपस्थिति में इस सेटअप को दोहराते हैं, जिसमें वो चूहा भी नहीं मरता, मोमबत्ती भी नहीं बुझती, ये प्रकाश की उपस्थिति में ऐसे होता है। लेकिन इसी सेटअप को जब अंधकार में रखते हैं तब मोमबत्ती भी बुझ जाती है और चूहे की भी मृत्यु हो जाती है अंधकार में। तब इस इंजेनहाउस ने कहा कि हरे पादप जो हैं वो केवल प्रकाश की उपस्थिति में ही मोमबत्ती और चूहे द्वारा अशुद्ध की गई वायु को शुद्ध करते हैं, केवल प्रकाश की उपस्थिति में। इसका मतलब इंजेनहाउस को श्रेय हम लोग देंगे कि सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश के महत्व को बताने वाला वैज्ञानिक यही था कि प्रकाश संश्लेषण केवल प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। ये बात उन्होंने स्पष्ट की अंधकार और प्रकाश में इस प्रक्रिया को दोहराकर। एक और प्रयोग किया इसने, उसने जलीय पादप में देखा, जलीय पादप को प्रकाश की उपस्थिति में रखकर उसने देखा और ये प्रयोग दोहराया, तो उसको ज्ञात हुआ कि जलीय पौधों में वायु के बुलबुले, ये डायग्राम में आप देखेंगे छोटे छोटे वायु के बुलबुले दिख रहे हैं, केवल पादप के हरे भाग से ही निकल रहे थे, केवल पादप के हरे भाग से। पादप के अन्य भाग जो भूरे रंग के या अन्य रंग के हैं उनसे वायु के बुलबुले नहीं निकल रहे थे। तो इंजेनहाउस ने कहा कि प्रकाश संश्लेषण या ये जो प्रक्रिया है जिससे कार्बनिक खाद्य बन रहा है, ऑक्सीजन की भी मुक्ति हो रही है, वो केवल पादप के हरे भागों द्वारा की जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण में पादप के हरे भागों का महत्व भी जैन इंजेनहाउस ने बताया। तो 2 श्रेय हुआ इसको, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें प्रकाश का महत्व और पादप के हरे भागों द्वारा ही ये क्रिया की जाती है। तो पूर्ण रूप से इसने अंत में ऐसे कहा कि हरे के पादपों के हरे भाग केवल प्रकाश की उपस्थिति में अशुद्ध वायु को शुद्ध करते हैं। अशुद्ध वायु मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन सांस लेने में ये लोग काम में लेते हैं जंतु। मोमबत्ती कोई भी वस्तु जलती है उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, है ना। तो उस ऑक्सीजन को काम में लेते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से वातावरण क्या हो गया, अशुद्ध। उसको शुद्ध कैसे किया, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकाल कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो नाम है वो है जूलियस वॉन सेट्स का। ये पहला वैज्ञानिक था जिसने बताया कि पादप जब वृद्धि करते हैं तो उनमें ग्लूकोज बनता है, कि जब पादप वृद्धि करते हैं तो उनमें ग्लूकोज का उत्पादन होता है। लिखा है इधर, प्रोवाइडेड एविडेंस कि इसने ये प्रमाण प्रस्तुत किया
फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट्स ग्रो, जब पादप वृद्धि करते हैं तब उनमें ग्लूकोज बनने का उसने प्रमाण दिया, ग्लूकोज बनता है, यानी उत्पाद जो प्रकाश संश्लेषण का है। ये ग्लूकोज पादप स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं, स्टार्च के रूप में इसे स्टोर कर लिया जाता है। इसने ये भी दिखाया कि पादप पत्तियों के जो हरे भाग है, हरा रंग का जो पदार्थ है ना, ग्रीन सब्सटेंस यानी हरे रंग का जो पदार्थ है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, वो पत्तियों में विशेष संरचनाओं में पाई जाती हैं, जिनको आजकल हम लोग क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहते हैं। यानी क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में मिलता है, पर्णहरित हरित लवक में मिलता है। ये सबसे पहले इस जूलियस वॉन सेथ्स ने बताया था। ठीक है, आगामी और योगदान, जिस वैज्ञानिक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है एंजलमैन का। एंजलमैन पहला वैज्ञानिक था जिसने प्रकाश संश्लेषण में के क्रियात्मक स्पेक्ट्रम की खोज की। क्रियात्मक स्पेक्ट्रम का अर्थ क्या है ये देखते हैं हम लोग। चलो, अब तक ये बात तो तय हो गई थी कि प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। अब एंजलमैन ये देखना चाहता था कि किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होता है, किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण कम होता है। ये देखने के लिए उसने क्या किया कि प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारा, जिससे वो अपने 7 रंगों में विभाजित हो गया। प्रिज्म में से जो प्रकाश गुजरा वो 7 रंगों में विभाजित हो गया। उसको आप लोग विबग्योर नाम से जानते हैं, बेनी आहा पी नाला, है ना, बैंगनी से लेकर लाल तक। और इस स्पेक्ट्रम को उसने जलीय पादप, जलीय शैवाल, क्लेडोफोरा और कुछ जगह स्पाइरोगायरा नाम लिखा होता है, तो ये स्पाइरोगायरा का इधर चित्र है, ये स्पाइरोगायरा पर आपतित किया। स्पाइरोगायरा को वायवीय श्वसन करने वाले बैक्टीरिया के निलंबन में रखा गया। ठीक है, स्पाइरोगायरा को एक निलंबन में रखा गया। उस निलंबन में क्या था, वायवीय श्वसन करने वाले बैक्टीरिया थे। और इस स्पाइरोगायरा पर प्रकाश आपतित किया, किस में से होकर गया, वो प्रकाश प्रिज्म में से होकर गया। तो ये प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो गया। अब उसने देखा कि जो वायवीय श्वसन करने वाले बैक्टीरिया है वो उस स्थान पर ज़्यादा एकत्र हो गए जहाँ पे प्रकाश का नीला रंग और प्रकाश का लाल रंग पड़ रहा था। नीला और लाल रंग, ये डॉट 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 जो दिख रहे हैं, ये वायवीय श्वसन वाले बैक्टीरिया की अधिकता को दर्शा रहा है। बीच में जहाँ हरा रंग, पीला रंग और वगैरह रंग है, वहाँ पे देखो बहुत कम बिंदु दिखाए गए हैं, बहुत कम दिखाए गए हैं। ये बैक्टीरिया जहाँ ज़्यादा कहाँ एकत्र हो गए, जहाँ नीला रंग आपतित हो रहा था या जहाँ पर लाल रंग आपतित हो रहा था। इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा किस रंग के प्रकाश में होता है, नीले रंग और लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है। हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण नगण्य होता है, नहीं के बराबर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण होता ही नहीं है। उसका कारण भी आपको पता ही है कि पत्तियां हरे रंग की हैं स्वयं, इसका मतलब वो हरे रंग को तो परावर्तित कर रही हैं। हम जिस किसी भी रंग को देखते हैं वो परावर्तित रंग देखते हैं, बाकी अवशोषित हो गए। इसका मतलब पादप सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण नीला रंग और लाल रंग के प्रकाश में करते हैं। इसके लिए कहते हैं एंजलमैन ने सबसे पहला एक्सन स्पेक्ट्रम की खोज की, प्रकाश संश्लेषण के क्रियात्मक स्पेक्ट्रम की खोज की। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है इस एंजलमैन का याद रखना है आपको। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, वॉन नील या वैन नील, कॉर्नेलियस वॉन नील। ये प्रथम वैज्ञानिक था जिसने ये दर्शाया कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की विमुक्ति जल से होती है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से। इसने पर्पल सल्फर बैक्टीरिया पर प्रयोग किए, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया पर प्रयोग किए और अपने प्रयोगों के आधार पर उसने प्रकाश संश्लेषण की इस प्रकार से अभिक्रिया दी। उसने कहा, वॉन नील ने ये सिद्ध करके बताया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वास्तव में एक रिडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन है। शुरू में मैंने आपको समझाया था ऑक्सीकरण अपचयन है, और उसमें एक हाइड्रोजन दाता चाहिए, हाइड्रोजन दाता चाहिए।
हाइड्रोजन दाता यानी जो हाइड्रोजन देगा इसका मतलब उसका ऑक्सीकरण हो गया, है ना, हाइड्रोजन निकलेगा। तो यहाँ पे उसने हाइड्रोजन दाता को H2A लिखा है, ठीक है। ये हाइड्रोजन दाता CO2 का अपचयन कर देगा, CO2 का अपचयन कर देगा। तो ये H2A तो ऐसे विभाजित हो गया, A अलग हो गया इसका, और ये हाइड्रोजन चला गया कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, तो इसका हो गया अपचयन, ठीक है। हाइड्रोजन डोनर की ज़रूरत है। अब वॉन नील ने प्रयोग किए थे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में। वो बैक्टीरिया जल को उपयोग काम में नहीं लेते हैं, वो यहाँ पे A की जगह S है, H2S काम में लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड काम में लेते हैं। सल्फर बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड काम में लेते हैं, इसलिए उनमें प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है, उन बैक्टीरिया द्वारा सल्फर रिलीज होती है। अब सामान्य जो बड़े पादप हैं उनमें जैसे हमने इक्वेशन लिखी थी शुरू में, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 अणु जल के, है ना, और ये ग्लूकोज बना, ये अभिक्रिया शुरू में हमने देखी थी। उससे इसकी कंपैरिजन करें तो बड़े पादपों में हाइड्रोजन डोनर कौन हुआ? जल। सल्फर बैक्टीरिया में हाइड्रोजन डोनर कौन है? H2S। बड़े पादपों में H2O, ठीक है। तो यहाँ पे H2O हो गया, H2O का H2 इसके अंदर गया तो ये बन गया ग्लूकोज, सेम सिमिलर ये यहाँ पे है, ग्लूकोज बन गया। और A की जगह यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसलिए ऑक्सीजन की विमुक्ति हुई। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की विमुक्ति जो है वो जल से होती है, न कि CO2 से। ये सर्वप्रथम बताने वाला वैज्ञानिक जो है वो था वॉन नील। ये अपने को बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये अपने को याद रखना है, ठीक है। और उसने कहा कि प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीकरण अपचयन की क्रिया है, और ऑक्सीकरण अपचयन की क्रिया में CO2 का अपचयन होगा, और CO2 के अपचयन के लिए एक हाइड्रोजन दाता की आवश्यकता होती है। वो हाइड्रोजन दाता है पादपों में H2O और सल्फर बैक्टीरिया में H2S, ठीक है। रॉबर्ट हिल पर चलते हैं। अगला रॉबर्ट हिल जो था उसके लिए उसने हिल रिएक्शन की व्याख्या की। हिल रिएक्शन मुख्यतः ये वॉन नील वाली अभिक्रिया ही है, वॉन नील वाली अभिक्रिया। इसने कहा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एक प्रकाश पर निर्भर ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है जल से किसी नॉन फिजियोलॉजिकल ऑक्सीडेंट्स की तरफ। नॉन फिजियोलॉजिकल ऑक्सीडेंट्स मतलब किसी ऑक्सीकारक की तरफ, ऐसे मान लेते हैं, ऑक्सीकारक की तरफ। प्रकाश संश्लेषण में ये ऑक्सीकारक है NADP+। यानी इसने कहा रॉबर्ट हिल ने कि जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलेंगे, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन निकलेगा, और ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन जो है ये है NADP+ के पास जाएंगे, और ये NADP+ निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट जो है ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को लेकर अपचयित हो जाएगा। स्वयं अपचयित हो गया, इसलिए ये यहाँ पे ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकरण हो गया जल का, इसका हो गया अपचयन। और इसके द्वारा बाद में CO2 का अपचयन होता है, ठीक है। आगे जैसे हम पढ़ेंगे और ज़्यादा इसको समझेंगे। उसने ये भी डेमोन्स्ट्रेट किया, ये भी प्रदर्शित किया कि पृथक्कृत क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, यानी पादप की कोशिका से हरित लवक को यदि बाहर निकाल लें, पृथक कर लिया, तो वो भी क्या करते हैं कि ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन नहीं करते हैं, ठीक है। प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन तो मुक्त करते हैं हरित लवक, पृथक्कृत तो हरित लवक, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन नहीं करते हैं। इस प्रकार ये वैज्ञानिक ऐसा था जिसने बताया
कि प्रकाश में कुछ अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होता है और कुछ डार्क रिएक्शन होती है जिसके लिए प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, और ये दोनों अलग अलग जगह होती है। एक ही कोशिका में अलग अलग स्थान पर दोनों प्रक्रियाएं होती है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया को रॉबर्ट हिल के सम्मान में हिल अभिक्रिया कहते हैं। पूरी प्रकाशिक अभिक्रिया को हिल अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, वॉन नील की ही बात को रॉबर्ट हिल ने आगे बढ़ाया, और वॉन नील ने जो बताया था कि जल से ऑक्सीजन निकलती है, उसका प्रायोगिक सत्यापन किया रूबेन और कामेन ने। रूबेन और कामेन ने इसका सत्यापन किया कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की विमुक्ति जल से होती है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से। अब ये उन्होंने प्रयोग किया इसका, और ये एक दूसरे से संबंधित है। इन्होंने काम में लिया रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन को काम में लिया। सामान्य जो ऑक्सीजन होता है उसको हम O16 लिखते हैं, और जो भारी ऑक्सीजन है उसको लिखा जाता है O18। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन युक्त जल उपलब्ध करवाया और सामान्य CO2 उपलब्ध करवाया किनको, पादपों को, और उनसे जो कार्बन डाइऑक्साइड, उससे जो ऑक्सीजन की विमुक्ति हुई उसका अवलोकन किया। उसका अवलोकन किया तो जितनी भी ऑक्सीजन निकली वो सब की सब रेडियो एक्टिव थी, वो सब की सब रेडियो एक्टिव थी। ठीक है, यहाँ पे भी ये मान लो। तो पहले ग्रुप को क्या दिया उन्होंने कि रेडियो एक्टिव युक्त ऑक्सीजन, रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन युक्त जल और सामान्य CO2 दिया, तो जितनी भी ऑक्सीजन निकली वो सब रेडियो एक्टिव था। दूसरा प्रयोग उन्होंने किया, विपरीत जल ले लिया, सामान्य ऑक्सीजन युक्त जल, और कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा लिया जिसमें रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन था, रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन युक्त CO2। अब जो ऑक्सीजन निकली वो कोई भी ऑक्सीजन ऐसी नहीं थी जो रेडियो एक्टिव थी, तो द ऑक्सीजन रिलीज इज अनलेबल्ड, यानी रेडियो एक्टिव नहीं थी। तो इससे ये स्पष्ट हुआ कि जितनी भी ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण में बाहर निकलती है वो सब की सब जल से निकलती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वाली यदि ऑक्सीजन निकलती साथ में, तो इस प्रयोग में कुछ ऑक्सीजन ऐसी होती थी जो अनलेबल्ड हो, और इसमें कुछ ऐसी ऑक्सीजन होनी चाहिए थी जो लेबल्ड हो। ठीक है, तो इस प्रकार रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन युक्त जल की सहायता से रूबेन और कामन ने ये प्रायोगिक सत्यापन किया कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की विमुक्ति जल से होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक बार हम लोग समराइज ये देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सी क्रियाएं होंगी, कौन कौन सी घटनाएं होंगी कार्यप्रणाली का, ये देखते हैं। इतिहास में एक बिंदु और अपने बाद में आएगा, एक ब्लैकमैन का योगदान आएगा, एक आर्नन का। तो ये देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में 2 चरणों में होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना व स्ट्रोमा पटली का भाग में संपन्न होती है, और अप्रकाशिक अभिक्रिया जिसको जैव रासायनिक या ब्लैकमैन अभिक्रिया कहते हैं, वो हरित लवक के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। अगले वीडियो में हम लोग स्ट्रोमा, ग्रेना, इन पर भी टिप्पणी करेंगे। प्रकाशिक अभिक्रिया में 2 प्रमुख घटना होती है, तो जल का प्रकाशिक अपघटन होगा जिससे जल टूटेगा हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में। ये ऑक्सीजन वायुमंडल में चली जाएगी और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन NADP+ द्वारा ग्रहण करके अपचयन हो जाएगा। इस क्रिया को कहेंगे प्रकाश फास्फोरिलीकरण, और इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण बनेगा, ये अपचायक है, इसने हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं ये वाले। और अप्रकाशिक अभिक्रिया में इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की सहायता से CO2 का अपचयन होगा। CO2 के अपचयन के लिए 3 वैकल्पिक पथ है। ठीक है, संपूर्ण वर्णन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।